ज़रादस्त दोष पे, माफ़ कीजिए थोड़ा वो गलती से हो गया था। तो ज़रादस्त दोष क्या होता है इसको आप समझ लीजिए कि ज़रादस्त दोष क्या होता है कि इनमें जो है दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, चाहे वो नज़दीक का हो और चाहे वो दूर का हो। जिसे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बात किया कि यहाँ पे कि जो है निकटदस्त दोष जो है आपका क्या है, जैसे निकटदस्त दोष, ठीक है। तो यहाँ पे निकटदस्त दोष जो है आपका क्या होगा कि ये है कि इस दोष में व्यक्ति को दूर या नज़दीक दोनों प्रकार के वस्तुएं स्पष्ट तो दिखलाई नहीं पड़ती हैं। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब जो दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। उससे जो है निवारण किया जाता है ज़रादस्त दोष के लिए। तो इसमें जो है आपका कि इस ऊपर अवतल लेंस और नीचे वाला जो है ऊपर जो लगाते हैं वो क्या का लगाते हैं, अवतल लेंस का लगाते हैं, और नीचे क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस का लगाते हैं। दृष्टि और आव्नता, दृष्टि वेव, ठीक है, और आव्नता, इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, यानी वो अंतर नहीं कर पाता है, यानी ऊपर नीचे का अंतर नहीं कर पाता। तो इसका निवारण जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस क्या होता है, किसी लेंस की फोकस दूरी का वितरण लेंस की क्षमता कहलाता है। मतलब कहने का किसी लेंस की फोकस दूरी का, मतलब फोकस दूरी का जो उल्टा है लेंस की क्षमता कहलाता है। इस मात्रा का डायप्टर से कहते हैं और इसे पीछे भी प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव के चश्मे की क्षमता जो शून्य होती है, क्या होती है, ध्रुव के चश्मे की क्षमता जो होती है वो शून्य डायप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो इसका जो सूत्र भी होता है कि P बराबर P1 प्लस P2 होता है। और एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र आपका ये होता है कि जो एक होता P बराबर 1/F होता है। क्या होता है, 1/F होता है। क्या होता है, P बराबर 1/F। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 1/F होता है। फिर यहाँ पे हम दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं। दर्पण में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम गोल्डी दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है कि का प्रयोग ड्राइवर के बगल में सड़क पर लगाने परावर्तक लैंपों में किया जाता है। अवतल लेंस क्या होता है, का प्रयोग किस में किया जाता है, सोलर रोकर गाड़ियों के हेडलाइटों में और सर्च लाइट में और दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में जो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। चिकित्सक कान और नाक एवं गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता हो गया। देखो इसमें क्या है कि इसमें प्रयोग है और इन प्रयोग पे पेपर में पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित सभी कारणों में आप बताइए कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया गया है। तो मैं 4 ऑप्शन दिया होगा, 4 में एक ऑप्शन आपका सही होगा, 3 आपके क्या होंगे, गलत होंगे। तो इसमें तो आपको ये याद रखना होगा कि सोलर कुकर में क्या होता है, अवतल लेंस होता है। गाड़ियों की हेडलाइट में क्या होता है, अवतल लेंस लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। सर्च लाइट में क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बढ़ाने वाले जो होते हैं उनमें क्या लगता है, अवतल दर्पण। जो बड़े वाले हैं उनमें क्या लगता है, अवतल लगता है। चिकित्सक कान जो देखता है उस नाक को गले की जांच करने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, जो ड्राइवर के जो बगल में जो लगे होते हैं उनका वो उत्तल लेंस का होता है, उत्तल दर्पणों का होता है, सॉरी। वाहनों के हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है परवलयिक दर्पणों का। जो वाहन जो होते हैं उनका प्रयोग किसमें किया जाता है, परवलयिक दर्पणों में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा जो है इसकी कि
जब दोनों समतल दर्पण समांतर स्थिति में हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या जो होती है अनंत होगी। ये दो समतल दर्पण स्थिति में हों तो उनके बीच रखी प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। अब यहाँ पे बनता है, क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे इसमें कहा कि दो समतल हैं और उनके बीच में कितनी प्रतिबिंबों की संख्या होगी, अनंत होगी। दो समतल दर्पण हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखी है तो उनके प्रतिबिंब बनने के उनकी संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। अगर दो समतल लंबवत में हो और उनमें वस्तु बीच में रखी है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो 1.5 लंबे वस्तु को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो होगी वो तुम्हारी कितनी होगी, -0.75 मीटर होगा। थोड़ा इसमें आपको ये भी समझना है कि समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको बताते हैं कि प्रकाश रंग कौन से होते हैं, यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है किसमें होती है, लाल रंग में होती है। यानी जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है वो किसमें होती है, लाल रंग में होती है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। यानी जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंग के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन जो दर्शाता है वो कौन दर्शाता है, बैगनी रंग। कौन सा रंग दर्शाता है, बैगनी रंग। ऐसे पूछ लेगा कि प्रिज्म से जो है प्रिज्म से गुजरने में सबसे अधिक विचलन दर्शाता कौन सा रंग दर्शाता है, अधिक विचलन कौन सा जो है रंग दर्शाता है, तो बैगनी दर्शाता। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है, जिसे वह परावर्तित कर देता है। यानी जो हरे पत्तों वाला पौधा लाभ प्रकाश में देखने पर क्या देता है, तो क्या दिखाई देता है, मतलब हरे पत्तों वाला पौधा लाभ प्रकाश में देखने पर क्या दिखाई देता है, यानी कौन सा रंग दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, काला दिखाई। आपको आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं एग्जाम पॉइंट के बारे में बताते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि अब यहाँ पे रंगों की बात हो रही है तो रंगों के बारे में ही आपसे चर्चा करते हैं। यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। यदि पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, हाई स्कूल में भी है और 9th में भी है चैप्टर में, तो आप पढ़ते भी हैं, 7th और 8th में भी क्लास में है। तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। होते तो अनेक हैं मगर हमारे आंखों को समझ नहीं कर पाते हैं। हमको वही आंखों को समझ कर देते हैं, वही हमको रंग दिखाते हैं जो हमको देख पाती है, मतलब हम आंखों से देख सकते हैं, वही रंग देख सकते हैं। इंद्रधनुष में किनारों पर रंग होते हैं, इंद्रधनुष पर किनारों पर रंग होते हैं। कौन कौन से किनारों पर होते हैं, बैगनी और लाल होता है। दर्पण और लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, यानी हेडिंग आपकी क्या है, दर्पण और लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। यानी एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, सदैव वस्तु से छोटा। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण से कौन सा वस्तु, कैसा वस्तु बनेगा, किस तरीके से बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा कि आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, तो आपको ये बताना है कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब होंगे सदैव वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा। और समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर, आभासी एवं पास और उल्टा। किसी दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का। एक अवतल दर्पण से बचने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव आभासी। फिर आपका अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण। उत्तल
आपका क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब की जो है आभासी प्रतिबिंब की किस स्थिति में बनाता है, तो जब वस्तु प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच में होती है, ठीक है, बीच में होती है। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट कुछ आ गए हैं जो आपको विशेषकर याद रखना है। इसे लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जिसे आप क्या कहते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने मास से विचलित हो जाते हैं, उसे पूर्ण परावर्तित अंत कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी हीरे का चमकना होता है, रेगिस्तान में मरीचिका होता है, ठंडे देशों में मरीचिका होता है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेट के अंगों की जानकारी के लिए एंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है, जो आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, आसमान का नीला दिखाई देना और सूर्योदय का सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देता है, वो किसके द्वारा होता है, कि प्रकाश के प्रकरण के द्वारा होता है। अंतरिक्ष के से आकाश रंग दिखाई देता है काला, यानी अंतरिक्ष से जो आकाश जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, काला। चंद्रमा से आकाश का रंग दिखाई देता है काला। और यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश का रंग नीले के बजाय कैसा दिखता है, काला। यानी हम लोग नीचे से जब देखते हैं आसमान को हम तो नीला दिखाई देता है, मगर वायुमंडल ना हो तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि आवृत्ति अपवर्तित रहती है। यानी कहने का मतलब है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह तीव्रता भी बदल जाती है, उसका वेग भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, मगर उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं होते हैं, जैसे तारों का टिपटिपाना, जल से भरे पात्र में बड़े सिक्के का उठाया हुआ नजर आना, जल से भरे पात्र में बड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस करता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर होता है वो क्या होता है, बनता है, वह क्या होता है, दृष्टिपटल होता है। अब यहाँ पे थोड़ा और समझ लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि इन परीक्षाओं में चाहे वो SSC GT हो, चाहे मतलब रेवन्यू विभाग हो, चाहे आर्मी हो, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रकाश में ध्रुवों की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। मोटर कारों में हेडलाइट की चौकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोलराइड प्रयोग किए जाते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे क्या होता है, पोलराइड होता है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है, पार्थिव दूरदर्शक होता है। और प्रकाश के किस अवरोध के किनारों पर मोड़ने की घटना कहते हैं, यानी प्रकाश के किस अवरोध के किनारों पर मोड़ने की घटना को कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। पनडुब्बी के अंदर बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप कहते हैं। फिर ऊष्मा की हम बात कर लेते हैं। ऊष्मा में क्या होता है कि ऊष्मा 40 सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट पैमानों का तापमान समान होता है। ताप का SI जो है मात्रक केल्विन होता है। शून्य केल्विन ये माने 273.15 डिग्री सेल्सियस के परम शून्य ताप कहते हैं। इस तापमान पर पदार्थ के जो अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है। केल्विन में व्यक्ति ताप से को जो है परम ताप कहते हैं। स्वास्थ्य मानव शरीर का तापमान जो है वो कैसा होता है, सिल पैमाने के जैसा होता है। कैसा होता है, सिल पैमाने जैसा होता है। कैसा होता है, सिल पैमाने जैसा होता है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, और स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 37 केल्विन और पैमाने पर 310 फ़ारेनहाइट और 96.8 होता है। फिर मानव शरीर के तापमान का मापन डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं। केल्विन मापने का परब्रह्म शून्य ताप का जो है मान होता है वो 0 केल्विन होता है। रंगीन कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं अधिक। श्वेत कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं न्यूनतम। कोई पिंड ऊष्मा का अवशोषण करता है जब वो श्वेत और चिकना हो। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ऊष्मा की खराब अवशोषण तथा अच्छी परावर्तक होती है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। धूप से बचने के लिए छाते में सबसे उचित रंग संयोजन करते हैं ऊपर उजला और नीचा काला। काली वस्तुओं के लिए अवशोषण छात्र और उत्सर्जन क्षमता होती है अधिक। एक काली तथा खुरदरी सतह कैसी होती है? ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषण तथा पूरी परावर्तक। अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किस पर होता है? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम 2 प्रकार के होते हैं, एक बंद पास एक खुला पास। जब वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है तो कहलाती है कृष्ण पिंड यानी ब्लैक बॉडी। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा काफ़ी गर्म होती है, जबकि बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। क्या हैं? अवशोषक हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे और भी पॉइंट लिखे हुए हैं, आप वो पढ़ देते हैं तो आपको यहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती जाएगी। तो बादल ऊष्मा के पूरे अवशोषक होने के कारण पृथ्वी से विकिरणित ऊर्जा को परावर्तित कर लेती है। शीतकाल में कपड़े ऊनी हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। और ऊष्मा संचरण हीट ट्रांसमिशन की विधियां जो होती हैं वो चालक संवहन और क्या होते हैं? संवहन और विकिरण होते हैं। ठोसों में ऊर्जा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। गैसों एवं द्रवों को ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किसमें? विकिरण द्वारा होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1 कैलोरीग्राम होता है। बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाने से कमरे की वायु क्या होगी? गर्म होगी। जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी ठोसों तथा द्रवों में होती है क्या? सबसे अधिक होती है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा यानी जल में वाष्प में भंडारित ऊष्मा कितनी होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। एक नक्षत्र का वर्ग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यानी पृष्ठीय ताप पर। क्रोजिक का संबंध होता है निम्न ताप से होता है। और ऊर्जा के कुचालक का पदार्थ होता है लकड़ी, कांच, वायु, ऊन आदि। पारे में ऊष्मा का संचरण होता है चालक द्वारा। सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने से संबंधित होता है K +213। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा वे विद्युत के पूर्ण चालक बन जाते हैं कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। जल में किसी पदार्थ को डिग्री सेल्सियस से और गर्म करने से उसके आयतन में यानी घटने के दाब वृद्धि होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प द्वारा जल उत्पन्न जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में ऊष्मा नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक या क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता और तापक्रम को। जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी में क्या क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे तथा घटेंगे।